बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द हाउस ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ हमारी पहली डिस्कशन है। इसमें हम कोर्स आउटलाइन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये आपकी कोर्स आउटलाइन आपके सामने आपको नजर आ रही है। स्टूडेंट्स, हमारी जो इमीडिएट अप्रोच है वो ये है कि हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें स्पेशली असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एफआईए का यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। और इसके साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन पेपर में जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं उनको भी हम इसी में प्लान करेंगे। हमारा प्लान क्या होगा, मैं आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स, जो चीजें हमने समझनी है, जो हमने डिस्कशंस करनी है, ये मैंने डिटेल से लिखती हैं। हमारे टोटल जो है वो 15 बल्कि 16 लेक्चर्स होंगे। इन 16 लेक्चर्स में हम ग्रामर को इन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, जो चीजें समझने वाली हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जो रूल्स हैं ग्रामर के, एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं। स्टूडेंट्स, किसी तरह की कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। आपका अपना इंटरनेट का इशू हो सकता है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो वो बेहतर होनी चाहिए। हमारी तरफ से कोई भी इशू नहीं है। हमारा बहुत एडवांस सिस्टम है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी जी। अच्छा जी, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो बेसिक चीजें हैं, जो हमने अंडरस्टैंड करनी है, जो हमने समझनी है, वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हर एस्पेक्ट से हम उनकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे और साथ साथ इन पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये तो चीजें हो गई समझने वाली। ये जो आपके 16 लेक्चर्स मैंने लिखे हैं, पहले इनको देख लेते हैं। अगर आप गौर करें तो आप जरा इधर देखें तसल्ली से स्टूडेंट्स। आपका ये जो लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें होती हैं। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इसमें ग्रामर के सारे सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे। यही आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है जो अभी है। जो आपका लेक्चर नंबर 1 होगा वो इंशाल्लाह टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। तो दो चीजें बुनियादी तौर पे होती हैं स्टूडेंट्स। एक तो ये, पहली चीज ये होती है कि आपको ग्रामर के रूल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 1 रूल्स, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन क्या है। ये भी बहुत मैटर करता है कि आप थोड़ी बहुत रीडिंग इंग्लिश की करते हैं या नहीं। वन पेपर के स्टूडेंट्स, वन पेपर के बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ हमने ग्रामर पढ़ लेनी है, ग्रामर के रूल समझ लेने हैं। कोई उन्होंने बिल्कुल भी रीडिंग नहीं की होती, जिसकी वजह से उनकी कॉम्प्रीहेंशन के इश्यूज होते हैं और पेपर में फिर उनको कॉन्सिक्वेंसीज फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए दोनों चीजें हमने अपनी डेवलप करनी है। अब लेक्चर नंबर 2 देखिए। लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस से। अब हम टेंसेस क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि आपका जो पेपर होगा, आपके पेपर में स्टूडेंट्स वर्ब का यूजेज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूजेज, उसके डिफरेंट वेज, ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो वर्ब का जो यूजेज है उसको इन डिटेल पढ़ने के लिए आप टेंसेस भी पढ़ेंगे। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनकी ऑल टाइप्स हम इंशाल्लाह इन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है जी। टेंसेस पढ़ने के बाद, अच्छा, आपका जो पेपर है उसमें टेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पीपीएससी में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वन पेपर एमसीक्यूज जो है उसमें तो वर्ब के ऊपर बेस्ड प्रॉपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, लेकिन एफपीएससी के एग्जामिनर भी इसको टच करता है। हम इंस्पेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के लिए टेंसेस इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन्हीं टेंसेस की बेस पे हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझना है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव आपके एफपीएससी में पूछे जाते हैं। समटाइम ये होता है कि 5 मार्क्स का एक जो है वो
एक्टिव पैसिव पूछ लिया जाता है। यानी 5 MCQs आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे बेस कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुमकिन है आप में से कुछ स्टूडेंट्स हों जिनके लिए ये चीजें बिल्कुल बेसिक हों, लेकिन हमने हर तरह के स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराना है। पहले आपको टेंसेस पढ़ाने हैं, टेंसेस के बाद हमने आपको एक्टिव और पैसिव इन पे डिस्कशन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बाद आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफपीएससी का कोई भी पेपर नरेशन के बगैर कंप्लीट नहीं होता। देयर इज पॉसिबिलिटी कि 5 नंबर के 4 नंबर के वो नरेशन के क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो आपने अच्छा, ये पीपीएससी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफपीएससी में, इवन सीएसएस में। आप इंशाल्लाह हमसे ये टेंसेस पढ़ लेंगे। टेंसेस पढ़ने के बाद, ये टेंसेस हो गए हमारे, देख रहे हैं आप, टेंसेस के बाद हमारे एक्टिव पैसिव हो गए, फिर ये हमारी नरेशन हो गई। तो कोई भी पेपर आपका पीपीएससी का, एफपीएससी का, एनटीएस का, उसमें आपको इस एरिया में इश्यू नहीं बनेगा। ये जितना भी एरिया आपका बनता है, ये सारा जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सारे का सारा आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है जी, आपकी बेस बन जाएगी, बेसिक ग्रामर की जो चीजें हैं वो आपकी सारी कवर हो जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स होता ये है, समटाइम ये होता है कि आपका एग्जामिनर क्या करता है, ना तो वो एक्टिव पैसिव पूछता है, ना वो टेंसेस पूछता है, ना ही वो नरेशन पूछता है। वो क्या करता है, वो इनमें से कोई एक भी चीज नहीं पूछता। वो सारे का सारा जो आपका पेपर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बना देता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। एक बड़ी बेसिक बात मैं आपको बता दूं कि एफपीएससी का जो पेपर है, एफपीएससी का इंस्पेक्टर एफआईए और एडीएफआईए का जो पेपर होगा, बल्कि ओवरऑल वन पेपर की अगर हम बात करें, पूरे वन पेपर, इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप याद रखिएगा, ये मैं लिख देता हूं, ITTR, इंपॉर्टेंट टिप टू रिमेंबर। वो ये है कि आपका एग्जामिनर किसी एक सेक्शन में क्या करेगा, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। कैसे ट्रिकी होगा, आपका एग्जामिनर आपके साथ ये करेगा कि मुमकिन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से 10 सवाल पूछ ले, और मुमकिन है कि एक भी ना पूछे। ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कोरिलेटिव कंजंक्शन में से सारी चीजें पूछ ले। देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को टच ही ना करे। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका एग्जामिनर जो है वो बहुत सारी प्रेपोजिशंस पूछ ले, 5 नंबर की प्रेपोजिशन पूछ ले, मुमकिन है कोई एक भी ना पूछे। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो पूरा सिलेबस कवर नहीं करते। ये जो आपके सामने सारे का सारा सिलेबस लिखा हुआ है, आपने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं अगर आपने सिलेक्शन लेनी है तो। ठीक है, कोई एक एरिया आपका वीक हुआ, ये जो यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पेपर का, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से समटाइम 10 एमसीक्यूज आ जाते हैं, समटाइम एक भी नहीं आता, लेकिन रूटीन में 3-4 एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में से। यानी आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपका एग्जामिनर आपसे ये कहेगा 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसमें वो फिर एक सेंटेंस दिया जाएगा, ऊपर एक सेंटेंस होगा, उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, ए और डी। वो पूछेगा जी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो दुरुस्त सेंटेंस पे, राइट सेंटेंस पे आपने टिक करना होगा। तो ये आपका जो टॉपिक है, अगर आप स्किप कर जाते हैं तो हो सकता है आप 4-5 एमसीक्यू सिर्फ इस एक टॉपिक से स्किप कर रहे हैं। बात करने का मतलब ये है कि ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, हमने सारे टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ना है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं पीपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एफपीएससी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन वन पेपर एमसीक्यूज जो पीपीएससी का है, सिंगल पेपर, इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस ना सिर्फ रिटन एग्जाम में पीपीएससी के, बल्कि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस एरिया में कंफ्यूज होंगे। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, वैसे मैं भी आपको बता देता हूं।
आप सोच रहे होंगे ये क्या चीजें हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर मैं लाहौर जाता तो बादशाही मस्जिद देखता, जब मैं लाहौर गया तो बादशाही मस्जिद देखूंगा। मैं लाहौर गया, अगर मैं लाहौर गया होता तो मैंने बादशाही मस्जिद देखी होती। ये डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, तो इनको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। हम टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। टेंसेस से स्टार्ट करते हुए हम ये बेसिक टॉपिक सारे के सारे कवर करेंगे। इसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स म्यूट कर दें। जिन लोगों ने माइक म्यूट नहीं किए अपने माइक म्यूट कर दें, क्योंकि मेरा ध्यान तो आपको पढ़ाने पे है। अब अगर साथ साथ में ये काम करूंगा तो फिर फोकस जो है ना वो हट जाएगा। अच्छा भाई, अपने माइक म्यूट रखें जी सारे लोग। भाई यहाँ पे देखें, ये जो हमारे 16 लेक्चर्स हैं, इनमें क्या होगा, इन 16 लेक्चर्स में हमारी जो डिस्कशन है वो सारे की सारी ग्रामर पे बेस है। लेकिन वो ग्रामर जो हमने समझनी है, जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। जब हमारी ये ग्रामर हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद इसी के साथ साथ हम आपको एक टास्क देंगे। तरीकाकार हमारा ये होगा कि जब हमारा पहला लेक्चर हुआ टेंसेस का, हम आपको असाइनमेंट दे देंगे टेंसेस पर बेस्ड, आपको ऑनलाइन क्विज दे देंगे। वो क्विज आपने सॉल्व करने होंगे। उसी से आपकी असेसमेंट हो जाएगी कि आपने क्विज तैयार कर लिया है, आपको टेंसेस समझ आ गए हैं या नहीं आए। ठीक है, एक तो ये आपकी असाइनमेंट हुआ करेगी इंग्लिश की कि आपने क्विज सॉल्व करने हैं। दूसरा काम आपने ये करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो स्टूडेंट्स एफपीएससी के हैं उनको ये चाहिए कि इस कोर्स आउटलाइन के साथ साथ पहली क्लास जब हमारी उनके साथ होगी तो वो क्या करें, वोकैब करनी स्टार्ट कर दें। वोकैब खुद से स्टार्ट कर दें। वोकैब के ऊपर हम आपको लेक्चर 1-2 दे देंगे, उसमें बता देंगे कि कैसे की जाती है या उसके कुछ बेसिक टूल्स क्या हैं। वो हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। उस रिकॉर्डिंग को रीचेकिंग सुन के हमारे ही हाउस आपको ऑफ मैं नॉलेज सेंड कर रहा हूँ फरवकाश का, आप रिकॉर्डिंग उनसे सुन के डिटेल आप अपने तौर पे कोई डेली के एप्लीकेशन होती है 10, एफपीएससी की 15 यूपीएससी की, सॉरी, या वो 20 आपको जितने करनी वर्ड्स होगी। कर सकते हैं वो फरवकाश कर लें। आपको वोकैब गाइड के कर नोट्स देगा। आपको मिल जाएंगे हाउस ऑफ नॉलेज की तरफ से। आपने वोकैब खुद से स्टार्ट कर देनी है। वोकैब क्यों स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपका जो एडीएफआईए का पेपर है, याद रखें उसमें 10/20 20% में से 10 जो एमसीक्यूज है वो वोकैब के होंगे। ये बात जहन में रखें, मेरी बात सुने। जो इंस्पेक्टर एफआईए का पेपर है और एडीएफआईए का 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें 20% या 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। लेकिन जो एडी का पेपर होगा, एडी के पेपर में 10 नंबर की वोकैब होगी और 10 नंबर की ग्रामर होगी। लेकिन जो इंस्पेक्टर का पेपर है इसमें 20 मार्क्स की सिर्फ ग्रामर होगी, इसमें वोकैब नहीं होगी। वोकैब क्या करेगा, 1-2 लफ्ज आपसे पूछ लेगा, इक्का दुक्का लफ्ज आपसे पूछ लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा वोकैब इंस्पेक्टर एफआईए में नहीं पूछता 16 स्केल की जॉब के लिए। अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में भी एफपीएससी के एग्जामिनर ने एडीएफआईए के साथ वोकैब को अलग से मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो लोग एडीएफआईए बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए A1 से वोकैब पे फोकस करें। अब वोकैब कैसे करनी है, इसका तरीकाकार क्या है, कहाँ से करनी है, ये सारी चीजें वोकैब वाले लेक्चर में आपको दे दी जाएंगी। लेकिन आपको करना यह है कि लेक्चर 1 जिस दिन आपका स्टार्ट होगा उसके साथ अपने तौर पे वोकैब स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये किन के लिए है, जो इंस्पेक्टर एफआईए, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के एस्पायरेंट है उनके लिए। जिन्होंने सिर्फ इंस्पेक्टर का पेपर देना है वो वोकैब बेशक अभी ना करें। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, आपका जो पीपीएससी का 1 पेपर है या अदर टेस्टिंग सर्विसेज है, बीपीएससी, केपीएससी, वोकैब तो पूछी जाती है और वोकैब आनी चाहिए। चाहे आप इंस्पेक्टर के एस्पायरेंट हैं या एडी के हैं, आपने कोई भी 1 पेपर देना है तो आपने सारे का सारा जो पेपर है उसको तैयार करना है। स्टूडेंट्स, कोई एक सिंगल एरिया अगर आपका वीक है, आपकी सिलेक्शन नहीं तो होगी। क्या लेना है? बड़ी बैलेंस तैयारी चाहिए, ये मेरी बात याद रखिए। ठीक है ना, मैं आपको बताऊं कि
आप ये सारा पोर्शन करते हैं इंग्लिश का, आप नरेशन छोड़ देते हैं, कहते हैं यार समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या मुसीबत है, किस चक्कर में पड़ गए हैं, ये हमसे नहीं हो रही, हमने नरेशन नहीं करनी। क्या होगा, 5 एमसीक्यूज नरेशन में से आएंगे, आप ये 5 के 5 छोड़ आएंगे या गलत कर आएंगे, नतीजा उसका ये होगा कि आप मेरिट से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जहां कट ऑफ लगना है, आप अगर रह भी गए तो 1-2 नंबर से रह जाएंगे, अगर आप अच्छी तैयारी करके गए। जिनकी अच्छी तैयारी होती है वो या तो मेरिट पे आ जाते हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, वो 1-2 नंबर से बेचारे रह रहे होते हैं। तो इस पूरे गैप को कवर करने के लिए, इस गैप को कवर करने के लिए जरूरी है कि आप पूरे का पूरा सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स जो हमने आपके सामने रखे हैं, इनको A to Z प्रॉपर प्रिपेयर करें। एडी के लिए मैंने आपको वोकैब का बता दिया, पीपीएससी के 1 पेपर में भी आपने वोकैब करनी है। लेकिन जब आपका हमारे साथ ये सेशन कंप्लीट हो जाए, 16 लेक्चर आपके साथ, ये 16 लेक्चर हो जाए, आपने क्या करना है, उसके बाद जाहिर है हम आपको प्रैक्टिस भी करा चुके होंगे, आपके टेस्ट भी ले चुके होंगे, काफी हद तक जो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप हो चुकी होगी। अब इसके बाद आपने ये करना है कि 1 पेपर के लिए जो और जैसा कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या इसी तरह अलग से प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन वैसे हमने इसमें भी करनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी चीजें हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेपोजिशन हो गई, ये सारी चीजें आपने कवर करनी है इन लेक्चर्स के बाद, ठीक है। ये लेक्चर्स तो हमारे इंशाल्लाह 15-16 वर्किंग डेज में खत्म हो जाएंगे। जब ये लेक्चर्स हो जाएंगे, उसके बाद आप अपने तौर पे ये सारे की सारी चीजें कवर करेंगे। अच्छा देखें, शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये बहुत ज्यादा काम है। ये काम ज्यादा नहीं है, अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते जाएं। आपका ये 1 पेपर 3 महीने का जर्नी है, ठीक है। इस 3 महीने में ये जो आपका 3 मंथ्स का हमारे साथ जर्नी है, उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो अगर आप डेली बेसिस पे साथ साथ करेंगे, अगर आप डिले करेंगे, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, तो फिर ये चीजें कवर नहीं होंगी। इंग्लिश में कहते हैं ना, अच्छा जी, इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थेफ्ट ऑफ टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थेफ्ट ऑफ टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है मुअख्खर करना, चीजों को डिले करना। अच्छा जी, ये क्या इशू आ रहा है स्टूडेंट? ये माइक म्यूट कर ले यार। ठीक है जी, तो आप लोगों ने चीजों को डिले नहीं करना, चीजों को मुअख्खर नहीं करना, बल्कि आपने ओके जी। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है जी। जी ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपका लेक्चर होगा उसके फौरन बाद आपका, यानी वीकली आपके टेस्ट होंगे। लेकिन इंग्लिश के टेस्ट इस तरह से प्लान किए हैं कि जिस दिन टेंसेस कंप्लीट होंगे तो टेंसेस का टेस्ट होगा, फिर एक्टिव पैसिव कंप्लीट होंगे तो इनका टेस्ट होगा, फिर नरेशन कंप्लीट होगी तो इसका टेस्ट होगा, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आपका टेस्ट होगा। इसी तरह ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इसका टेस्ट होगा। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके बाद एंड पे आपको मैं 1-2 बुक रिकमेंड करूंगा, जब ये चीजें आप कंप्लीट कर लेंगे। उन बुक्स में से बहुत आसान बुक्स हैं, उनमें मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इवन एफपीएससी का एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन पिक करता है, ठीक है। तो आपने वो क्वेश्चन सारे के सारे प्रॉपर
500 प्लस क्वेश्चंस हैं, उनकी अच्छे से एक दफा रीडिंग कर लेनी है। 500 प्लस एमसीक्यूज हैं, उनको देख लेना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है। उससे ये होगा कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरह हम इसको लेके चलेंगे। वो कैब आप अपने तौर पे करेंगे, बाकी चीजें हम इंशाल्लाह साथ साथ करते जाएंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बस यही बात आपसे मैंने करनी थी। आपकी पहली रेगुलर इंग्लिश की क्लास जो है ये होगी मंडे को आपकी ये क्लास होगी 20 मार्च को। ठीक है जी, मंडे को आपकी पहली इंग्लिश की रेगुलर क्लास होगी 20 मार्च को, और टाइमिंग आपको बता दी गई है। रमजान में मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो टाइमिंग है वो 3 PM से लेके ऑनवर्ड होगी। पहले एक क्लास होगी, फिर उसके बाद ब्रेक होगी और असर की नमाज पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारी दूसरी मैथ की क्लास होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम मैथ और इंग्लिश कवर करेंगे। मैथ और इंग्लिश कवर करने के बाद आपका नया सब्जेक्ट शुरू होगा। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपके लेता हूँ जी। जी स्टूडेंट्स, आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लें। आपको मैं बता दिया कि हमारा तरीकाकार क्या होगा। हमारी कोर्स आउटलाइन ये आपको अभी मिल जाती है क्लास के बाद। हर लेक्चर प्रॉपर प्लान किया हुआ है, और हर लेक्चर के बाद आपके साथ साथ टेस्ट होंगे, आपकी प्रॉपर असेसमेंट होगी। पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो क्या का सोर्स आपने मुझसे पूछा। भाई साहब, मैंने आपसे अर्ज किया कि वैब के लिए आपको एकेडमी की तरफ से नोट्स दिए जाएंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाएंगे। 2 लेक्चर होंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि वो कैब कैसे करनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? तो वो कैब के नोट्स मिलेंगे। देखिए, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो है उसका क्या बनेगा। भाई साहब, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो अभी बात की बात है। एमसीक्यूज आपका मुश्किल मरहला है, ये मेरी बात याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप एमसीक्यूज मुश्किल है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी आती हो। आप डिस्क्रिप्टिव की 1 से 1.5 महीने में बड़ी मुनासिब तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी बाद में होगी, जब आप जो स्टूडेंट हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एमसीक्यूज एग्जाम क्लियर करेंगे। डिस्क्रिप्टिव पे हम इंशाल्लाह डिटेल्ड गाइडलाइन आपको दे देंगे। अभी डिस्क्रिप्टिव को हमने छेड़ने नहीं है, क्योंकि अभी उसका बहुत बाद में स्टेप आएगा। अभी तो हमने एमसीक्यूज को कवर करना है। दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि करेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यार, करेक्शन के रूल्स मैं आपको करवाऊंगा। करेक्शन के रूल्स आपके ऐड करवाए जाएंगे। करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस जो है बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही पूछी जाती है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही करेक्शन पूछी जाती है मोस्टली। लेकिन इसके अलावा भी जो चीजें होती हैं वो सारी डिस्कस होती जाएंगी। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। डिस्क्रिप्टिव की बात आपको मैंने बता दी। डिस्क्रिप्टिव के बाद आपको मैंने ये बता दिया कि करेक्शन पर हम डिटेल से करेंगे। देखें, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, वन पेपर सेशन के इसके हम आपको नोट्स दे देंगे। ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके नोट्स आपको दे देंगे। जाहिर है आप उनको खुद ही याद करेंगे। यही मैंने आप सर्च किया कि जब हमारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये चीजें याद करेंगे। इनके ऊपर डिटेल से मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपने करनी है। लेकिन एडीएफआईए और इंस्पेक्टर एफआईए के लिए आप बहुत ज्यादा इडियम्स वगैरह ना करें। एक आध इडियम पूछ लेगा, एक आध स्पेलिंग पूछ लेगा, कोई एक आध आपसे वन वर्ड पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा जी। इंस्पेक्टर एफआईए का भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। और यार, डिस्क्रिप्टिव मुश्किल नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर पे आना है, एक इस्लामियात पे आना है।
2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर पे आने हैं, वो सारे टॉपिक उसने बताए हुए हैं। अब कश्मीर और सी पैक पे उसने बताया हुआ है कि करंट अफेयर पे ये दो टॉपिक है, ठीक है। तो वो मुश्किल नहीं है। ऐसे राइटिंग है, 40 नंबर का ऐसे आएगा, 4 में से कोई एक ऐसे करना होगा, उसमें भी चॉइस होगी। तो आप देखिए, मसला हमारा ये है जी फोकिया रहमान, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा मसला ये है कि हम लोग हाल में नहीं रहते, प्रेजेंट में नहीं रहते, बहुत दूर की सोचते हैं। भाई पहला मरहला एमसीक्यूज है, इसको कवर करें, सारी एनर्जी इस पे लगाएं, ठीक है। जब आपका एमसीक्यूज क्लियर हो गया, बिलीव मी, जो स्टूडेंट एमसीक्यूज पोर्शन क्लियर कर सकता है उसके लिए डिस्क्रिप्टिव कोई मसला नहीं है। और मजे की बात यह कि डिस्क्रिप्टिव में आपने 40 नंबर लेने हैं 100 में से, ओके। डिस्क्रिप्टिव में आपने 100 में से 40 नंबर लेने हैं पास होने के लिए। लेकिन जो एमसीक्यूज है इसमें असल जंग है, एमसीक्यूज में आपने ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं। देखें, नोट्स, स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या सारे नोट्स हम देंगे। हम अपनी फहम के मुताबिक जो दी बेस्ट नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं से कोई और अच्छा मटेरियल मिलता है तो जरूर कंसल्ट करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई पाबंदी भी नहीं है कि कहीं और से नहीं पढ़ना, ठीक है। ये तो एक कंपटीशन है, इसमें आप बेटर से बेस्ट की तरफ जाते हैं। हम इंशाल्लाह अपनी फहम के मुताबिक जो हमने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, जो एक क्रक्स निकाला हुआ है, वो आपसे शेयर करते रहेंगे, साथ साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे। हार्ड फॉर्म में चाहिए आपको नोट्स तो आप एकेडमी के नंबर पे राब्ता कर लें, वो आपको बाई पोस्ट भी भेज देंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, जी स्टूडेंट्स, और किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन, जो फिजिकल स्टूडेंट्स आए हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। भाई ग्रामर हम आपको तसल्ली से पढ़ाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज में कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं एवरेज। देखें, बिलाल आपने क्वेश्चन पूछा कि एवरेज कितने स्कोर चाहिए, ये बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। पेपर आसान आया तो मेरिट 80 प्लस होगा, पेपर मुश्किल आया तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका मेरिट 65 66 तक रहे। ये तो डिपेंड करता है पेपर की नेचर पे। लेकिन यार मैं आपको अपना बताऊं, मैंने अभी एफपीएससी का इंटरव्यू दिया था नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो मेरा उसमें जो मैंने एमसीक्यूज पेपर दिया था, मेरे 88 एमसीक्यूज ठीक थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे जो एमसीक्यूज जिनके बारे में मैं श्योर शॉट था, मैंने 88 एमसीक्यूज ठीक किए थे। उसके बाद जो मैंने इज्तिहाद किया, उसमें भी मेरे 4 एमसीक्यूज ठीक हुए थे, ठीक है। तो 92 एमसीक्यूज मेरे ठीक थे, लेकिन आपके 80 प्लस तो ठीक होने चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान चीज है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहेंगे कोई बहुत कोई आपने कोई माँ बाप तबीयत नहीं पढ़नी, कोई बहुत फिलॉसफी नहीं है। मैं ये समझ लें कि एडवांस लेवल का मैट्रिक है मेरे नजदीक, ठीक है। मैट्रिक लेवल की चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटर लेवल की चीजें हैं, बीए लेवल की भी नहीं है। तो इसलिए इसमें उलझने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये टेंसेस हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एट्थ क्लास का हिस्सा है, एट्थ क्लास के सिलेबस का हिस्सा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं यार एफआईए में नहीं हूँ, मेरा कस्टम डिपार्टमेंट का फाइनल रिजल्ट आना है। आपके जो जीके वाले टीचर हैं, मेरे बाद जो आएंगे वो एफआईए से हैं। बाकी इंग्लिश और मैथ आपको मैंने पढ़ाना है, बाकी सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाएंगे वो एफआईए से हैं। एफआईए एक्ट वगैरह और ये चीज़ें भी वही आपको करवाएंगे। सर आसिफ फयाद साहब हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एफआईए में। बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं, उनके लेक्चर सुने आप हमारे चैनल पे, आपको आइडिया हो जाएगा। भाई और किसी का कोई सवाल, सारी जरूरी बातें तो हो गई। अच्छा जी, आखिरी सवाल इन्होंने पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद अरबाज का, सारे लोग सुन ले, मैंने ओरिएंटेशन में भी आपसे बात की थी। इन्होंने पूछा कि क्या मैथ डिफरेंस क्रिएट करता है मेरिट में। भाई मैथ ही डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। मैथ ही डिफरेंस क्रिएट करता है, क्यों? इसलिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश भी कर लेते हैं,
किसी ना किसी तरह ईडीएस भी वो याद कर लेते हैं, जिनका रट्टा अच्छा होता है, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन मैथ की तरफ वो तवज्जो नहीं देते। इसका फायदा उठाते हैं इंजीनियरिंग वाले, और ये जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं जिन्होंने मैथ पढ़ा होता है, वो इसका बहुत फायदा उठाते हैं। मैथ, अगर आपने एफपीएससी का पेपर पास करना है ना, तो ये बात जहन में रखें कि आपने मैथ प्रॉपर तैयार करके जाना है। मैथ की कोर्स आउटलाइन में आपसे डिस्कस करूंगा। रियल में आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछें। जी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वोकैब को ही कहा जाता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम वोकैब को ही कहा जाता है। तो ये एडीएफआईए के लिए आपको करनी पड़ेगी। एडीएफआईए के लिए आपने ये सेगमेंट करना है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला। जी भाई, और किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, मुझसे पूछा इन्होंने कि आपकी फाइनल डिग्री किस में है। अच्छा, यार मेरी डिग्री किस में है? मेरा पॉलिटिकल साइंस में मास्टर है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद ये कि मैंने, ये मेरा चौथा बैच है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का। उसके बाद तहसीलदार का मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी फाइनल एलोकेशन नहीं हुई पीपीएससी में। और मैथ जो है वो हमने तकरीबन काफ़ी दफ़ा पढ़ाया है एफपीएससी का। हाउस ऑफ नॉलेज के चैनल पे मेरे 40+ लेक्चर्स मैथ के पढ़े हुए आप देख सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? भाई, किसी भी तरह का आपका सवाल हो, आप एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। और ये कोर्स आउटलाइन आप भेज देते हैं, इसको देख लें। करेक्शन जो है उसके हवाले से परेशान ना हो, करेक्शन आपको मैं डिटेल से करवा दूंगा। हम इंशाल्लाह ये सारा जो है ना, देखिए हमने पेपर पास करना है, हमने मेरिट पे आना है, कोई बहुत ज्यादा इसमें उलझना भी नहीं है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा भी ना लंबे चक्कर में नहीं पड़ना कि आप रेमंड मर्फी को लेके बैठ जाएं और बहुत ज्यादा जो है ना वो इन डेप्थ चीजों में उलझना शुरू कर दें। आपने उलझना नहीं है, ठीक है। आपने स्टडी स्मार्ट, ये आपका मोटो होना चाहिए कि बहुत स्मार्ट वे से आपने मैथ के मैक्सिमम कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, इंग्लिश में कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, और बाकी सारे एरियाज कैसे कवर करने हैं। तो आपकी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। और आपको इंशाल्लाह आइडिया होगा साथ साथ जब हम लेके चलेंगे इसको। मैं आपको बताऊं कि, अच्छा जी, एनालॉजीज बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। एनालॉजीज का बड़ा, देखिए ये जितनी भी चीजें हैं, वोकैब है, एनालॉजीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रीपोजिशंस हैं, ये 2-4 दिन का काम नहीं है। आप इसको अगर अपनी रूटीन बनाएं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहें, और ये चीजें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएं, तो फिर मसला नहीं होगी। अगर आप तकरीबन 1-2 महीना डेली की 4 से 5 एनालॉजीज उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहें, तो एनालॉजीज आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं, वोकैब के मामले में भी हमारी ये अप्रोच होती है कि हफ्ते 10 दिन में हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है क्या करते हैं कि पहले दिन 50 वर्ड्स याद किए, दूसरे दिन 30 किए, तीसरे दिन उनका स्टेमिना खत्म हो जाता है। तो आप थोड़ा पढ़े लेकिन क्वालिटेटिव हो और उसमें कंसिस्टेंसी हो, ये बहुत ही बुनियादी बात है। डेली कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, तो आप 2-3 महीनों में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट फील करेंगे। एनालॉजीज है या वोकैब है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान आपका होना चाहिए कि जब तक हमारी सिलेक्शन नहीं होती इस पे हम काम करते रहेंगे। सोर्सेज, देखिए इस्लामियात जो है वो आपको जरूर करनी चाहिए। उसकी वजह यह है, जीके में आपसे इस्लामियात पूछ सकता है, एफपीएससी के एग्जामिनर पे रिलाय ना करें। अगर उसने इस्लामियात और का नहीं मेंशन किया अलग से, वो जीके में पूछ सकता है, वो बिल्कुल आपको सरप्राइज दे सकता है। इसलिए आप उसको देख के जाएं, बिल्कुल स्किप ना करें।
अच्छा, एनालॉजी के हवाले से मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ। एनालॉजी पूछ लेगा, देयर इज पॉसिबिलिटी कि ADFIA में 5 नंबर की वो कैप पूछ ले, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और 4-5 आपसे एनालॉजीज पूछ ले। ठीक है, FPSC का एग्जामिनर करता है इस तरह, वो किसी एक सेक्शन में उल्टी सीधी चीजें डाल देता है, लेकिन इस पे परेशान होने वाली बात इसलिए नहीं है कि वो सबके लिए होगा, वो चीज फिर मेरिट में बैलेंस हो जाती है। अच्छा जी स्टूडेंट, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, हम इंशाल्लाह इसको रिज्यूम करेंगे। ये कोर्स आउटलाइन देख लें, जितने आपके क्वेश्चंस हैं मैं सारे साथ साथ एड्रेस करता रहूंगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, हाउस ऑफ नॉलेज के साथ